नमस्कार बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री बेसिक टू एडवांस। इसके मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चरों में मैंने 2 चीज़ें आपको सिखाई हैं। एक मैंने कन्वर्जन सिखाया है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। दूसरी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, कौन कौन सी साइड का रेशियो लेकर के कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनता है। अब आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साइन को जानना कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। इसको जानने के लिए हम लोगों को इस क्वाड्रेंट पर नजर डालनी पड़ेगी। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th में भी सीख चुके हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके एक डायरेक्शन में एक्स और दूसरे डायरेक्शन में एक्स डैश होता है। ये वर्टिकल वाला हमारा वाई एक्सिस होता है, एक तरफ वाई और दूसरी तरफ वाई डैश रहता है। यहाँ पे बीच में ओरिजिन, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के डायरेक्शन में जो इस पर साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और एक्स डैश के डायरेक्शन में इसका साइन हमेशा निगेटिव रहता है। वाई एक्सिस पर ऊपर की साइड में हमेशा पॉजिटिव रहता है और नीचे की साइड में हमेशा निगेटिव रहता है। ये दोनों एक्सिस इस प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं। इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। और पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में घूमते हैं। क्यों? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एंगल बनाना सिखाया था कि जब हम किसी इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल बनते हैं। अब अगर मैं यहां से एंगल बनाना शुरू करूं तो यहां से इसको चारों तरफ चल के मैं कोई भी एंगल बना सकता हूं। अब यहां से अगर शुरू करोगे तो ये तो मेरा 0 है, लेकिन जैसे ही मैं 0 से बढ़ूंगा और वाई एक्सिस पे पहुंचूंगा तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 90 के बाद बढ़कर मैं एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में यानी यहां पहुंचूंगा तो 90 + 90 180 डिग्री बन जाएगा। मैं और आगे बढ़ूं, 180 के बाद बढ़ूं तो 90 और बढ़कर के 270 बन जाएगा। फिर और आगे बढ़ूं तो 360 बन जाएगा। इस पर हम लोग और ज्यादा डिस्कशन आगे की वीडियोस में करेंगे। अभी चूंकि हमें साइन जानना है इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कशन न करके सीधे साइन के सिस्टम पे आ जाते हैं कि किस तरीके से साइन लिया जाता है। सपोज करिए हमारे पास कोई एंगल है थीटा। अब वो थीटा इन चारों क्वाड्रेंट में से कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू पर कि थीटा अगर एक्स से लेकर के ओ वाई के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, क्योंकि इस लाइन के जैसे ही ऊपर बढ़ इस लाइन पे आओगे 0 डिग्री होगा और यहां पे पहुंच जाओगे तो 90 डिग्री होगा। यानी 0 से 90 के बीच जितने भी एंगल आएंगे वो सारे एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर एंगल इस लाइन के आगे बढ़ता है यानी 90 डिग्री से आगे बढ़ता है तो इस लाइन तक 180 डिग्री बना देता है। इस लाइन के आगे बढ़ेगा तो 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक बनाएगा और इस लाइन से जब आगे बढ़ेगा तो 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के एंगल्स होते हैं। अब सपोज करिए कि थीटा हमारा ये कोई लाइन ओ ए, ये यहां पे मेरा थीटा एंगल बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री तक है। तो जरा देखिए, अगर मैं ए से एक्स एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये चलिए मैंने ओ ए एम एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा कर दिया, तो जो हमारा ये ट्रायंगल बना ओ ए एम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज जिसका एंगल यम 90 डिग्री है। अब जरा इस ट्रायंगल की साइड्स की बात अगर हम कर लें तो इनकी साइड्स के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं। अब यहां पे ओ से लेकर के एम तक जो भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ली जा रही है। मतलब ओ एम की डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, यानी कि इस ट्रायंगल का बेस हमेशा पॉजिटिव होगा।
अब जरा m के ऊपर देखिए, अगर मैं ऊपर चलता हूं यानी मैं y एक्सिस की तरफ चलता हूं और इस x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव रहता है, मतलब am की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी। यानी यहां पे हमारे पास बेस भी पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है। अब नंबर आता है हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है, और निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अगर ये दोनों निगेटिव भी होते तब भी इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा का पॉजिटिव ही रहता। तो यहां पे मुझे ये पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं एंगल थीटा की बात करूं तो कोई भी साइड ली जाएगी, मतलब वो साइड हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जरा चेक कर लीजिए। अभी मैं बात करूं अगर साइन थीटा की, तो साइन थीटा मैंने आपको सिखाया ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहां देखिए परपेंडिकुलर का भी साइन पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज का साइन भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव बनाते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसी तरीके से अभी मैं कॉस थीटा लूं तो कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, दोनों पॉजिटिव हैं यानी इसकी फाइनल वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। मैं टेन थीटा ले लूं तो टेन में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव बेस भी पॉजिटिव, तो फाइनली यानी टेन थीटा भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि अगर ये तीन पॉजिटिव हैं तो बाकी की जो बची हुई तीन हैं वो तो अपने आप पॉजिटिव हो जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी यहां पे मैं कह सकता हूं ऑल पॉजिटिव, यानी कोई भी वैल्यू लूं हमेशा वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। मान लीजिए एंगल थीटा फर्स्ट के बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पे कहीं पर है, यानी कि ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो जरा देखिए, अब जो ये OM है हमारे पास वो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, और निगेटिव का मतलब फिर इसका जो साइन होगा वो निगेटिव रहेगा। लेकिन AM अभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये साइन अभी भी पॉजिटिव है। तो हाइपोटेन्यूज मैंने क्या कहा, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे कोई वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस जगह पे परपेंडिकुलर देखिए पॉजिटिव साइन के साथ है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव बना देते हैं। अभी मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और बेस देखिए यहां निगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, और निगेटिव पॉजिटिव यानी अगर अलग अलग साइन हो तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव बचता है। इसी तरीके से अभी मैं टेन थीटा का साइन देखूं तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर जो है उसका साइन पॉजिटिव है और बेस का साइन निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, यानी अगर मैं एंगल 90 से लेकर के 180 तक लेता हूं तो जो हमारे साइन होंगे उसमें केवल साइन पॉजिटिव होगा और बाकी के दोनों निगेटिव होंगे। तो अगर ये तीन ऐसे बना रहे हैं तो बाकी के तीन तो इनके उल्टा होंगे। इनके उल्टा का मतलब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो ये भी पॉजिटिव बना देगा। कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, तो अगर कॉस निगेटिव है तो सेक थीटा भी निगेटिव बना देगा। ऐसे टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा, तो टेन निगेटिव है
तो कॉट थीटा भी निगेटिव बना देगा। पॉसिबल है कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के बजाय थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कि एंगल 180 से लेकर के 270 तक हो जाए। तो एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये एक यहां पे बनेगा और ये एंगल थीटा इधर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अब जरा देखिए, ए से लेकर के यम तक वैल्यू ये वाई एक्सिस के नीचे आ गई, और वाई एक्सिस के नीचे का मतलब ये निगेटिव हो गया, और ये ऊपर वाला तो पहले से निगेटिव है। लेकिन हाइपोटेन्यूज मैं आपको सिखा चुका हूं, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही बचेगा। तो फिर इस हिसाब से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को लिया जाए तो जो साइन थीटा बनेगा तो वो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर देखिए निगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, और निगेटिव पॉजिटिव से जो साइन बनेगा वो निगेटिव बनेगा, यानी कि साइन थीटा का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। अभी मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का साइन निगेटिव, हाइपोटेन्यूज का साइन पॉजिटिव, तो ये भी निगेटिव हुआ। अभी मैं टेन थीटा की बात करूं तो बेस परपेंडिकुलर भी निगेटिव है और बेस भी निगेटिव है, और जब दो निगेटिव निगेटिव साइन बनेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएंगे। एक जैसे साइन हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस को छोड़ करके टेन पॉजिटिव बनाता है और साइन कॉस निगेटिव बना देते हैं। बाकी के तीन इन्हीं के उल्टा होंगे, यानी साइन अगर निगेटिव है तो कॉसेक थीटा भी निगेटिव बनाएगा। कॉस निगेटिव है मतलब सेक थीटा भी निगेटिव बनाएगा। टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं एंगल को लेके पहुंच जाऊं तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब एंगल इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में ए पहुंचेगा तो आप खुद देख लीजिए, अब एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन जो एम की वैल्यू है ये वाली निगेटिव हुई, बट हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा लेना हो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर जो कि निगेटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव यानी कि फाइनली नेगेटिव आएगा। मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा में बेस हमारा पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव आएंगे। मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा में परपेंडिकुलर हमारा निगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव आएगा। तो इन तीन के साथ में इसके बाकी तीन इसी के उल्टा, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। तो अगर साइन निगेटिव है तो फिर कॉसेक थीटा भी निगेटिव आएगा। अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर टेन निगेटिव है तो फिर टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से मुझे चारों क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया कि हमारा थीटा चार में से कहीं पर भी लाई करे तो कब मुझे रेशियो पॉजिटिव मिलेंगे और कब मुझे रेशियो निगेटिव मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में इसके साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बिना साइन के आप एंगल के बारे में या उसमें और आगे हम पढ़ेंगे डोमेन रेंज वगैरह, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक से ही आपको साइन पता होने चाहिए कि कौन सा साइन कैसे आते हैं। हर बुक में साइन तो लिखे हैं लेकिन कहीं पर यह नहीं लिखा कि ये साइन आते कहां से हैं, बट मैंने आपको यह भी सिखा दिया है कि ये साइन कहां से आते हैं। तो यूनिक चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। तो अगर इसको समरी में देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव आया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी के सारे साइन का मतलब साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी के जो सारे होंगे वो निगेटिव रहेंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आया और बाकी निगेटिव गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव आया और बाकी के निगेटिव गए। इनकी जरूरत हम लोगों को आगे पड़ेगी जब हम एंगल की बात करेंगे। अब हम लोग पता करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल वर्ड यहां पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम सारे एंगल नहीं लेने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल ही लेंगे जिनकी वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट हो, और अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो तब तो जरूरत ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि जो 6 रेशियो आपके ट्रिगोनोमेट्री में होते हैं उनमें 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है। अभी तक आपने इन सारी वैल्यू को ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिक से याद किया होगा या ट्रिक से देखा होगा। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकली करके दिखा देता हूं कि एक्चुअल में ये वैल्यूज आती कहां से हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखते हैं, यानी इनको हम निकाल कैसे सकते हैं। वैसे इसकी ट्रिक मैंने एक बना रखी है उंगलियों से वैल्यू निकालने के लिए। उस ट्रिक के साथ आप लोगों का इतना प्यार मिला मुझे कि वो कम 2.8 मिलियन टाइम देखी गई है। आप सभी लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं जिसको हिंदी में बोला जाता है समबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ABC बोल दूं, इसकी तीनों साइड सेम होंगी, मतलब इसका ये हो गया इसके सारे एंगल भी सेम होंगे और वो 60 डिग्री बनाएंगे। बट जब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की तो उसके लिए मुझे राइट एंगल चाहिए और इसमें कहीं पर राइट एंगल तो है नहीं। तो अगर मैं इस एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, यानी कि उसका समद्विभाजक खींचूं, तो ये सामने वाली साइड को पॉइंट D पर आकर कट करेगा और ये परपेंडिकुलर बना देगा। इस केस में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी और ये जो एंगल अभी 60 डिग्री का था ये 2 पार्ट में बट करके 30 डिग्री बन जाएगा, 30 इधर और 30 उधर। अब एक ट्रायंगल राइट एंगल इधर बन गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर बन गया। इनकी साइड्स की अगर हम बात करें तो तीनों साइड्स जब सेम थी तो अगर मैं लेट कर लूं कि AB की वैल्यू 2x है, तो चूंकि AB AC के इक्वल है और ये BC के भी इक्वल है, इसका मतलब जो BD होगा हमारा वो 2x/2 यानी कि x हो जाएगा, क्योंकि इधर और इधर दोनों साइड में उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज में उसके सारे पार्ट बराबर होते हैं। तो अब इन ट्रायंगल ABD अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बता चुका हूं कि जो रिमेनिंग साइड यानी थर्ड साइड होती है उसको निकाल सकती है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा मुझे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब AB की जगह पे जो वैल्यू है वो है 2x, BD की जगह पे x स्क्वायर है और AD मुझे पता नहीं है। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये 2 2 जा 4x स्क्वायर इधर आकर के निगेटिव बन जाएगा और ये बचा AD स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो तो 2 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। बट मुझे केवल AD चाहिए, तो 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा और 3 का निकलेगा नहीं तो मैं उसको √3 ही रहने देता हूं। यानी ये जो हमारी परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हो गई x√3। अब इस ट्रायंगल में ABD में
तीनों साइड मुझे पता चल गई। तो जब मुझे तीनों साइड पता चल गई तो इन ट्रायंगल ABD अब मैं इसका कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बता सकता हूं। आपको मैंने सिखाया है मैं इस एंगल के लिए भी 6 रेशियो लिख सकता हूं और इस एंगल के लिए भी 6 रेशियो लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 60 डिग्री वाले एंगल के लिए। तो साइन 60 वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो साइन P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास x√3 और हाइपोटेन्यूज है 2x। x और x कैंसिल हो गया, √3/2 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अभी मुझे cos 60 निकालना हो तो cos सेकेंड वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x और हाइपोटेन्यूज है 2x। x कैंसिल हो गया, 1/2 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। अभी मुझे tan 60 निकालना हो तो tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है x√3 और बेस है हमारे पास x और x कैंसिल हो करके tan 60 की वैल्यू हो गई √3। बाकी के तीन इसी का रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot 60। तो tan की वैल्यू का उल्टा कर दो यानी 1/√3। cos का रेसिप्रोकल बनाएगा sec 60 यानी cos की वैल्यू को उल्टा कर दो, हो गया 2। फिर sin का रेसिप्रोकल बनाता है cosec। तो cosec 60 डिग्री, sin की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो यानी कि 2/√3। इसी तरीके से मैं 30 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो अगर साइन में 30 डिग्री निकालना हो तो साइन के सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा और यह होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। x कैंसिल हो गया यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। अभी मुझे cos 30 निकालना हो तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर तो बेस मेरे पास x/√3 है और हाइपोटेन्यूज 2x है। x कैंसिल हो गया यानी कि cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। अभी मुझे tan 30 निकालना हो तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास x है और बेस x√3 है। x कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। बाकी के तीन इसी का रेसिप्रोकल यानी अगर मुझे cot 30 लेना हो तो इसका रेसिप्रोकल मेरे पास आ जाएगा √3। अगर मुझे sec 30 लेना हो तो cos का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3। अगर मुझे cosec 30 लेना हो तो sin का रेसिप्रोकल यानी कि 2। तो ये 6 वैल्यू हो गई 60 डिग्री के लिए और ये 6 वैल्यू हो गई 30 डिग्री के लिए। अब बाकी जो इनके बीच की वैल्यू बचती हैं, मींस अभी 20 डिग्री लेना हो, 18 डिग्री लेना हो, 15 डिग्री लेना हो, तो इनके लिए दूसरे जुगाड़ अप्लाई होते हैं जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री की। अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पता है कि इसका एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल 90 हुआ तो ये दोनों मिलकर के 90 बनाते हैं। तो इन दोनों में से मुझे 0 और 90 लेना है। तो अगर मैं कोई एक एंगल, सपोज करिए मैं अगर इसको 0 बोल दूं, ये एंगल 0 तभी हो सकता है जब A B के ऊपर आ जाए। तो A B के ऊपर आने का मतलब इसकी जो सामने वाली साइड होगी वो 0 यूनिट हो जाएगी, या कह लो कि उसकी जगह पे कुछ नहीं होगा। अब ये 0 ये 90, तो फिर ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल मिल करके बनाते हैं। अब जरा देखिए, जब एक साइड 0 हो गई तो इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ कुछ तो होगी। तो अगर मैं इसकी हाइपोटेन्यूज को लेट कर लूं x,
तो फिर ये थर्ड साइड क्या होगी? अब जरा खुद देखो, अगर ये एंगल 0 है, ये 90 है और ये 90 है। छोटे क्लास से पढ़ के आए हो कि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो तो उनकी अपोजिट साइड भी सेम हो जाती हैं। मतलब इस एंगल 90 के सामने अगर x है तो इस 90 के सामने भी x आएगा। तो 0 और 90 डिग्री के लिए 90 के सामने वाली दोनों साइड x x होंगी और 0 के सामने वाली साइड 0 रहेगी, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। अब जरा चेक करो, मुझे अगर साइन 0 की वैल्यू निकालना है तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर आपके सामने वाली साइड यानी 0 है और हाइपोटेन्यूज x है, और 0 को किसी से डिवाइड करो तो 0 आता है। अभी मैं cos 0 डिग्री की बात करूं तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। मैं tan 0 डिग्री की बात करूं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये भी 0 आ गया। बाकी के 3 इसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी tan का रेसिप्रोकल अगर मैं cot 0 लूं तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 से हम किसी को डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऐसे नॉट डिफाइन लिखा जाता है। कॉस के उल्टे की बात करूं तो ये सेक थीटा होगा, यानी सेक 0 डिग्री होगा और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक 0 पे 0 था, तो 0 का उल्टा ये भी नॉट डिफाइन होगा। इसी तरीके से अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो साइन में 90 डिग्री, तो अब 90 के सामने परपेंडिकुलर x हो गया और कंडीशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x x कैंसिल होके 1 बच जाएगा, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। अभी मैं cos 90 की बात करूं तो cos 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 0 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, तो जब 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। अभी मैं tan 90 की बात करूं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास x है और बेस हमारे पास 0 है, और जब 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो आंसर होता है नॉट डिफाइन। तो 3 मुझे पता चल गए, बाकी के 3 इसी के रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल cot 90, तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है। cos 90 का रेसिप्रोकल sec 90, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। साइन का अपोजिट cosec 90, तो 1 का रेसिप्रोकल 1। इस तरीके से मुझे 0 डिग्री की वैल्यू पता चल गई और 90 डिग्री की वैल्यू पता चल गई। 30 और 60 की मैंने पहले निकाल लिया। अब सिर्फ एक वैल्यू और बची जो स्पेसिफिक एंगल में आपको जरूरत पड़ेगी, और वो है 45 डिग्री। अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये मैंने ABC राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। अब अगर इसकी एक वैल्यू 45 है तो दूसरी भी 45 ही होगी, क्योंकि ये 90 है। अब कंडीशन क्या होती है, अगर दो एंगल सेम हैं तो सीधी सी बात है उनकी अपोजिट साइड भी सेम होंगी, यानी इस 45 के सामने अगर x है तो इस 45 के सामने भी x आएगी। और पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा, मतलब ये बचेगा x√2। मुझे तीनों साइड पता चल गई। अब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे, साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई x√2, x x कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x x कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन x कैंसिल होके 1 हो गया। बाकी के 3 इसी की रेसिप्रोकल, तो tan की रेसिप्रोकल cot 45, 1 का उल्टा 1 होगा।
कॉस की रेसिप्रोकल सेक 45, 1/√2 का उल्टा केवल √2 होगा, और साइन 45 का उल्टा कॉसेक 45, तो 1/√2 का उल्टा केवल √2 हो गया। ये हमारी स्पेसिफिक एंगल हैं, यानी कुछ विशेष एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमको याद रखनी पड़ती है, और इसके अलावा जितने एंगल हैं उन सब की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ट्रिगोनोमेट्री में टेबल बनाई गई है, और अगर किसी एग्जाम में उनकी वैल्यू पूछी जाती है तो टेबल आपको एग्जामिनेशन रूम से मिल जाएगी, या फिर आपको जो वैल्यू दी जाएगी उसका क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया जाएगा। सिर्फ ये जो मैंने स्पेसिफिक वैल्यू बताई हैं इनके लिए आपको आंसर नहीं मिलेगा, इनको आपको लिखना है। तो जब आपको लिखना है तो याद होनी चाहिए। अब हर बच्चे को तो याद नहीं हो सकती। मैंने जो ये तरीका बताया ज्योमेट्रिकल मेथड, इससे निकालने में टाइम लग जाता है, तो फिर किया क्या जाए? तो उसके लिए इन वैल्यू को लिखने का एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट भी मैं आपको सिखा देता हूं। हमारे पास ये 5 स्पेसिफिक वैल्यू हैं जिनको मुझे याद करना होता है। तो इनको याद करने का शॉर्टकट क्या है कि आप चुटकियों में तुरंत आंसर निकाल लो। 0 से लेकर 90 तक वैल्यू होती हैं। इनको निकालने के लिए आप ऐसे नंबर्स लिखो 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होके यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 बचेगा। बाकी कहीं सॉल्व नहीं होना है, यहां पे सॉल्व होके ये 0 बचेगा। अब जो भी आंसर बचे हों उन सब का स्क्वायर रूट निकाल दो। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो आंसर होगा साइन थीटा का। मींस 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये 1/2 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो उसको हम √2 लिखा रहने देंगे। 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। यानी साइन थीटा में ये सारी वैल्यू हो गई। मींस इसका क्या है कि साइन में 0 की वैल्यू ये है, 30 की वैल्यू ये है, 45 की वैल्यू ये है, 60 की वैल्यू ये है, और 90 की वैल्यू ये है। और इसको हम सॉल्व करें, यानी अगर मुझे कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा निकालने के लिए ये जो मैंने साइन वाली वैल्यू लिखी है इसी को उल्टा कर देते हैं, मतलब इधर से न शुरू करके उधर से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला 1 था, फिर मेरे पास √3/2 था, फिर मेरे पास 1/√2 था, फिर मेरे पास 1/2 था, और फिर मेरे पास 0 था। अब साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आता है नंबर tan थीटा का। तो tan में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो 0 को 1 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 2 कैंसिल हो करके 1/√3 बचेगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 1 बचेगा, यहां 2 और 2 कैंसिल हो करके √3 बचेगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन। बाकी के 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल, मींस tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 से केवल √2, यहां से केवल 2, और नॉट डिफाइन 0 का नॉट डिफाइन। और फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, तो 0 का नॉट डिफाइन, 1/2 का केवल 2, यहां पे √2, यहां पे 2/√3,
और 1 से 1। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल किसी भी एग्जाम में रफ में बना सकते हो। इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। फिर आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप सीधे जो जरूरत पड़े, मान लीजिए हमें tan 60 की जरूरत पड़ी, तो tan वाली लाइन में 60 के नीचे जो लिखा हो वही tan 60 की वैल्यू हो गई। तो हम तुरंत इसको निकाल करके और अपना काम चला सकते हैं। दूसरा तरीका और भी है कि अगर आप नहीं बनाना चाहते टेबल, तो उस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये टेबल नहीं बनाना चाहते, आप सीधे उसी वैल्यू को लिखना चाहते हो जो आपसे पूछी जाए, तो आप अपनी उंगलियों को देखिए और उंगलियों की वैल्यू को याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे हम? जो हमारी ये सबसे छोटी वाली उंगली है, ये सबसे छोटे एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब 0। तो 0 से शुरू करके हम सारे एंगल ले लेंगे। ये हमारा 0 डिग्री बनाएगा, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री और ये अंगूठा 90 डिग्री एंगल को बताता है। अब अगर मुझे कोई वैल्यू लिखनी होती है, तो साइन की वैल्यू लिखने के लिए मुझे इन उंगलियों पे क्लॉकवाइज चलना होगा, जिधर घड़ी की सुइयां चलती हैं। साइन के लिए सीधा क्लॉकवाइज। और अगर कॉस की वैल्यू लिखनी हो तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ता है। और जो भी वैल्यू मैं लूंगा तो उसको लिखने का तरीका क्या है? मुझे उंगलियों को गिन करके उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है और हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब अगर आपको सपोज करिए कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अपनी उंगली में पता होना चाहिए कि 30 डिग्री वाली उंगली कौन सी है। तो 30 डिग्री वाली हमारी ये उंगली है। हमारा काम क्या है? इस उंगली के बाद जितनी भी उंगलियां हों, क्लॉकवाइज का मतलब उसके बाद और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उसके पहले। तो साइन के लिए क्लॉकवाइज चलता है, मतलब इसके बाद जितनी उंगलियां हैं उनका स्क्वायर रूट लिख करके 2 से डिवाइड कर देना होता है और यही हमारी वैल्यू हो जाती है। सपोज करिए साइन में मुझे 60 डिग्री बताना है, तो 60 डिग्री वाली उंगली हमारी ये होती है। तो इसके बाद मेरे पास कितनी उंगलियां हैं? जो भी हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज करिए मुझे साइन 90 की वैल्यू बतानी है, तो 90 मेरे पास थंब रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बाद कितनी उंगलियां हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2/2 यानी कि 1 होता है। तो मुझे टेबल भी नहीं बनानी पड़ेगी और तुरंत वैल्यू पता चल जाएगी। सेम इसी तरीके से अभी मुझे cos 30 लेना हो, तो cos में मैंने क्या बताया? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब उसके पहले लेना है मुझे। तो 30 डिग्री मेरी ये वाली उंगली रिप्रेजेंट करती है, तो cos के लिए मुझे इसके पहले आना है। तो इसके पहले कितनी उंगलियां हैं? इसके पहले 3 उंगलियां हैं। तो इन 3 को का स्क्वायर रूट मुझे लेना है √3 और हमेशा डिवाइड करना है 2 से। अभी सपोज करिए cos में मुझे 60 डिग्री लेना है, तो 60 डिग्री के लिए मेरे पास ये उंगली है। cos में मतलब मुझे एंटी क्लॉक में जाना है, तो ऊपर एक ही उंगली है, तो इस एक का स्क्वायर रूट बाई 1 यानी कि 1/2। अभी सपोज करिए मुझे cos में 0 डिग्री लेना है, तो 0 डिग्री हमारी लिटिल फिंगर बताती है। cos मतलब उल्टा, तो उसके ऊपर आना है। तो ऊपर आने का मतलब 4 उंगलियां हैं, तो √4/2 यानी 2/2 मीन्स 1 हो गया। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू मैं बिना टेबल बनाए अपनी उंगलियों से निकाल सकता हूं। हां, tan भी जरूरत पड़ेगी। तो tan अगर मुझे जरूरत पड़ती है, तो tan का फंडा क्या है? साइन और cos की वैल्यू को डिवाइड करके निकाला जाता है। मतलब जो ये मैं 2 डिवाइड करता हूं, ये 2 हटा देना है। और जब भी tan में वैल्यू लेना होगा, तो क्लॉकवाइज का रूट और एंटी क्लॉकवाइज का रूट मुझे डिवाइड करना है। मींस अगर सपोज करिए आपको tan में
30 डिग्री की वैल्यू लेना है। तो 30 डिग्री की उंगली हमारे पास ये होती है। अब इस उंगली में tan की वैल्यू लेने के लिए मुझे एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो इस उंगली के बाद एक उंगली है तो उसका स्क्वायर रूट 1 हुआ, और इसके पहले 3 उंगलियां हैं तो इसका स्क्वायर रूट 3 हुआ। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और रूट 3 का निकलेगा नहीं, तो ये tan 30 1/√3 हो गया। tan में मान लीजिए 90 डिग्री की वैल्यू लेनी होती तो 90 डिग्री हमारा थंब देता है। अब एक बार मुझे थंब के बाद और एक बार थंब के पहले, तो थंब के बाद 4 उंगलियां हैं और थंब के पहले एक भी उंगली नहीं है, और 0 से किसी को डिवाइड करो तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से tan आ जाएगा। अब जो बचे 3 कॉट, सेक और कोसेक, वो इन्हीं तीनों के उल्टा होते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई कॉट में 30 डिग्री पूछ ले तो जो मेरी tan 30 वाली वैल्यू होगी उसी को मुझे उल्टा लिख देना है। तो tan 30 वाली 1/√3 है तो cot 30 केवल √3 हो गया। अभी मुझसे कोई cosec 30 पूछ ले तो sin 30 की वैल्यू 1/√2 थी तो cosec 30 केवल 2 हो जाएगी। मुझसे कोई sec 60 पूछ ले तो cos 60 1/2 थी तो sec 60 यानी उसका उल्टा केवल 2 हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो आपको वैल्यू याद भी नहीं करनी पड़ेगी और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब इन सब एंगल को सीखने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, यानी इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो इसके लिए मुझे 60, 45, 45 और 60 की वैल्यू चाहिए होगी, और अगर आपको वैल्यू पता है तुरंत आंसर निकाल सकते हो। मैंने आपको क्या सिखाया, साइन में 60, साइन में क्लॉकवाइज चलता है, 60 हमारी ये उंगली बताती है, तो इसके बाद 3 उंगलियां हैं यानी इसकी वैल्यू हुई √3/2। अब इस पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। tan में 45 इसी तरीके से निकालोगे तो ये 1 होता है तो इसकी वैल्यू इंटू 1। cos में 45 को निकालोगे 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर। और sec में 60, cos के 60 का उल्टा, तो cos में 60 क्या होगा 1/2, तो sec में 60 जो होगा 2। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैल्यू याद हो जाएंगी तो ना उंगलियों की जरूरत पड़ेगी और ना ही टेबल की जरूरत पड़ेगी, आप सीधे आंसर लिख लोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये 3/4 और यहां पे आएगा 1/2 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3/4 - 1। सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 3 से 4 निकाल दोगे तो माइनस का 1/4, और यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, इफ a = 30 डिग्री, शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो जब इस तरीके से शो करने वाली वैल्यू आती है तो इक्वल के पहले राइट हैंड साइड और इक्वल के पहले लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद का राइट हैंड साइड। तो यहां पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin 3a, तो sin 3 इंटू a की वैल्यू 30 डिग्री रख दीजिए, तो ये बन गया साइन में 90 डिग्री, और साइन में 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड मेरे पास है 3 sin a और माइनस का 4 sin क्यूब a की जगह पे वैल्यू रख दो sin 30 और माइनस का 4 sin क्यूब 30। सॉल्व करोगे तो sin 30 की वैल्यू 1/2, 4 इंटू साइन 30 की 1/2 होती है और इसके ऊपर पावर 3 लगा हुआ है, तो ये बन गया मेरे पास 3/2 और माइनस 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 1 जा 4, 2 जा 8। सॉल्व करोगे तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2/2 यानी कि 1। यहां भी 1, यहां भी 1, तो मैं लिख दूंगा RHS = LHS, हेंस प्रूव्ड। और यही हमको बताना था कि ये दोनों इक्वल। आपके सामने एग्जांपल लिखा है, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 11th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है
क्या है, साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, साइन में ए प्लस बी 1 है। अब आपको स्पेसिफिक वैल्यू अगर पता है तो आपको यह सोचना है कि 1 साइन में किसकी वैल्यू थी, तो आपको याद आ जाएगा कि 1 जो है ये साइन में 90 की वैल्यू थी। इधर भी साइन इधर भी साइन, साइन साइन कैंसिल हो गया, ये बचा मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये कंडीशन 1 बन गई। एंड दूसरी वैल्यू मुझे दी है कॉस में a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब मुझे फिर से याद करना है कि कॉस में √3/2 कौन होता है, तो कॉस में √3/2 जो है ये 30 डिग्री होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, यानी इनको ऐड कर दो बाई एडिंग 1 एंड 2, तो b और b कैंसिल, a और a मिलकर के बना 2a, और 90 और 30 120 हो गया, तो a इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 60, एक आंसर आ गया। अब ये वैल्यू चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह 60 रखोगे प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 90 माइनस 60, यानी कि b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से ये काम ओरल भी आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप लिख के दिखाइए, लेकिन लिख के मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो को देखने वाले क्लास 10th के बच्चे भी होते हैं। ये एग्जांपल देखिए, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए इवेल्युएट दिस, इसकी वैल्यू मुझे बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, आपको तुरंत सोचना है कि साइन और कॉस की वैल्यू कहां पे सेम होती है, सिर्फ एक ही जगह है और वो है 45। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो इस कॉस को इधर वापस भेज दीजिए, तो डिवाइड कर दीजिए, तो साइन बाई कॉस मिलके tan बन जाता है, तो tan से निकाल सकते हो। तो बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, देयरफॉर tan a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो, tan 45 साइन स्क्वायर 45 प्लस 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा दो प्लस 1, तो ये बचा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, 1 और 1 हो गया 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4 एंड 1 5/2, और यही हमारा आंसर हो गया। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कंपटीशंस में तो बिल्कुल भरा रहा है क्वेश्चन। मुझे इसको इवेल्युएट करना है, यानी इसका आंसर निकालना है, क्या आएगा। बहुत आसान है, वैसे इसको तो देखकर आंसर लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, 1 से लेकर के 179 तक वैल्यू है, जरा सोचिए, कॉस में 1 डिग्री है, कॉस में 2 डिग्री है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। जब 179 तक सारे आने हैं तो बीच में कहीं पे cos 90 भी तो आएगा, और cos 90 की वैल्यू आपको अगर टेबल याद है तो पता होगी क्या होती है। cos 90 की वैल्यू होती है 0, फिर डॉट डॉट cos 179, और 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई किया जाए तो फाइनली 0 ही आता है, चुटकी में आंसर निकलेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन को लिए बैठे रहोगे। ये क्वेश्चन देखिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos थीटा दिया है कि √3/2 और आपसे sin 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद है, यानी उसके स्पेसिफिक रेशियो याद हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। तो ये होती है cos में 30 डिग्री की, यानी कि थीटा हो गया मेरे पास 30 डिग्री। अब मैं इसको पुट कर दूं तो sin 3 थीटा निकल आएगा। sin 3 थीटा का मतलब 3 इंटू 30 डिग्री, यानी ये हो गया sin में 90 डिग्री, और sin में 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, आपको एंगल के बारे में पूरा बता चुका हूं।
अब इसके बाद नंबर आता है आइडेंटिटीज का। तो हम अगली वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो आगे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। बहुत जल्दी फिर किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।